गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और ये लर्निंग अड्डा हमारा बहुत अच्छा चैनल है। ये रहा, इसका लोगो है। और आप लोगों से मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मोटिवेट कीजिए। और मोटिवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है भाई, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थंब बना दीजिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि मैं भी मोटिवेट हूँ, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आप मुझे मोटिवेट कीजिए, ठीक है। अब हम 22 तारीख का करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि दिवाली निकल चुकी है। आज गोवर्धन है, ठीक है। गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है। कल भाई दूज है, उसके बाद सब कुछ चीज़ रेगुलर हो जाएंगी। जितनी भी छुट्टियाँ लोगों ने ले रखी हैं वो छुट्टियाँ जो है समाप्त हो जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग डेली डोज से आ जाते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, पहली है मोटिवेशनल थीम, समय की बर्बादी मत कीजिए जो आपको विनाश की ओर ले जानी है। भैया आपको विनाश की ओर नहीं जाना, आपको विकास की ओर जाना है, डेवलपमेंट की ओर जाना है। पता है मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? छोटी बात कीजिए कि एक कोई 18 साल का बच्चा हुआ, वो कहता है कि मैं तो साहब 18 साल का हूँ, मेरे पास तो बहुत समय है। 5 साल बाद वो 23 का हो जाता है, 23 का हो जाता है। जो 23 का साल के बाद कहेगा अरे अभी तो मेरे पास बहुत समय है। फिर 5 साल बाद क्या होगा? 28 का हो जाएगा। और 28 साल के बाद जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं लगभग उनसे ओवर एज होना शुरू हो जाएगा, ओवर एज। और जब ओवर एज होना शुरू हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन, दिमागी टेंशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो उसने पढ़ाई की थी वो किसी कार्य की तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो कंपटीशन तैयारी की है, कंपटीशन में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप इससे कोई बिजनेस तो चला नहीं सकते। अब बिजनेस नहीं चला सकते तो या कोई नौकरी नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि जिस कार्य को आप जिस समय में कर रहे हैं उस समय में कीजिए। अगर 18 साल की एज से आपने तैयारी शुरू करी है तो कोशिश कीजिए 19 साल में नौकरी मिल जाए, ठीक। फिर उसके बाद भले ही दूसरी नौकरी की तैयारी कर लीजिए। लोग क्या करते हैं, एक काम और करते हैं कि भाई साहब मैं आईएएस ही बनूंगा, आईएएस बनने के बाद जो है कुछ देखूंगा, इससे पहले कोई नहीं करूंगा। मैं उन लोगों के लिए गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कीजिए, अकॉर्डिंग टू फैमिली बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर है तो उसको नौकरी की ज़रूरत है तो नौकरी की बात करें, लेकिन जिसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, उसको पता है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आईएएस की तैयारी करें, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए, किसी के कहने से निर्णय मत लीजिए, लेकिन बहरहाल समय की बर्बादी आपको नहीं करनी है। चलिए हम चलते हैं आगे। एक नया क्वेश्चन आया है। एक महिला राष्ट्रपति बनी, महिला प्रधानमंत्री बनी है, कहाँ पर? जापान में। जापान की महिला प्रधानमंत्री बनी है जिसका नाम है साने ताइकाइची। ऐसे नाम होते हैं वहाँ पर, साने ताइकाइची। ये कहाँ की है? ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की है। असल में जापान में एक प्रधानमंत्री थे, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री, जिनका नाम था शिंजो अबे। शिंजो अबे के मरने के बाद, शिंजो अबे के जाने के बाद से राजनीतिक उठापटक चल रही है। इसके बाद एक प्रधानमंत्री बने जिसका नाम है शिगेरू, क्या है? शिगेरू शिबा। शिगेरू शिबा का स्थान लेंगे, याद रखने ना, मैं जो बात लिखवा रहा हूँ याद रखेंगे। शिगेरू शिबा का स्थान लेंगी, ये का स्थान लेंगी, ठीक है। शिगेरू शिबा का स्थान लेंगी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। शिगेरू शिबा का स्थान लेंगी, पहली बात। दूसरी चीज, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कौन है पहली महिला प्रधानमंत्री? सोचो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, पहली महिला पीएम। तो कितना पीछे है जापान हमसे। और बताते हैं कि साहब हम 3rd नंबर की इकोनॉमी है। आप महिलाओं के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अमेरिका की पहली राष्ट्रपति कौन है। चलो आपके मैं ही बता देता हूँ, कोई भी नहीं है, ये समझ लीजिए। ये इतनी बुरी स्थिति है इनकी, जो अपना आपको डेवलप कंट्री कहते हैं, डेवलप, और कहते हैं कि साहब हम भारत जो है डेवलपिंग कंट्री है। अरे भारत की क्या बात कर रहे हो? भारत ने पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति और पहली महिला जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, और पहली महिला राज्यपाल भी दे दी गई है। दे दी है, तुमने क्या दिया है? चलो पहले बात करते हैं, पहली महिला पीएम है ये। और इनके बारे में एक और बात करते हैं, क्या नाम है, कुछ बातों को। चलिए एआई की गहराई में लेके चलें आपको, एआई की गहराई में गोता लगाने चल रहे हैं। विश्व की पहली महिला पीएम, विश्व की पहली महिला पीएम, पहली महिला पीएम, याद रखेंगे, महिला पीएम ये हैं श्री भंडार नाइक हैं। और जैसे कि नाम से पता चल रहा हो कहाँ की है, श्रीलंका की, याद रखना। देखो श्रीलंका ने भी विश्व की पहली महिला पीएम दी थी, ठीक है। ये बातें करते हैं जापान और अमेरिका के, हम साहब लैंगिक समानता की बात करते हैं, महिलाओं को एक उच्च दर्जा मिला है। क्या उच्च दर्जा मिला? आज तक तुम पहली बार तो प्रधानमंत्री बना रहे हो तुम्हारे इतने दिन बाद।
विश्व की पहली महिला पीएम। ठीक, अगर हम बात करें तो भारत में आ जाए, भारत के बारे में बात कर लो। भारत की मैं सारी कहानी लिख देता हूँ। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी आप बताइए, द्रौपदी मुर्मू। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली लिखवाऊंगा मैं, पाटिल। पहली महिला पीएम, ये राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट। पहली महिला पीएम, पहली महिला पीएम कौन है? इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। भारत की पहली महिला सीएम, यूपी में बनी है, यूपी में पहली महिला सीएम। बात करते हैं हम लोगों से, सुचेता कृपलानी। ठीक, यूपी में ही पहली राज्यपाल बनी है भारत की, पहली महिला राज्यपाल। इनका नाम है भारत की कोकिला, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये सारी की चीज़ें हम पहले ही कर चुके हैं और ये लोग हमसे बात करते हैं, मुझे तो हंसी आती कभी कभी इनके बारे में। तो पहली महिला पीएम बनी है ये शिंजो अबे के करीबी मानी जाती हैं और ये 64 साल की उम्र में बनी है। उम्र भी देखो बहुत है, 64 साल की उम्र में बनी है। 64 साल की उम्र में गद्दी संभाली है उन्होंने। आओ दोबारा चलते हैं एआई की गहराई में। आ जाइए जापान पे। जापान 4 आइलैंड पे बसा हुआ है। सबसे पहले याद रखेंगे जापान कितने द्वीप पे बसा हुआ है? 4। देखो जिसपे मैं पहले कर रहा हूँ अंडरलाइन, ये रहा। और जो ये रहा, ये इसका नाम है होकाइडो। ये देखो ये रहा होकाइडो का। ठीक, दूसरा है होन्शु। ये रहा, देखो यहाँ से शुरू होगा ये और लगभग 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 इस पर आएगा ये। ठीक है, इसका नाम है होन्शु। ये रहा देखो, होन्शु नाम। अगला है शिकोकू। ये रहा देखो शिकोकू, शिकोकू ये रहा। अच्छा, माउंट फूजी किस पर है? होन्शु पे। टोक्यो राजधानी किस पे है? होन्शु पे। सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु। और ये शुरू हुआ कौन सा? क्यूशु। और ये छोटा वाला एक और पड़ा, ओकिनावा। ठीक है, तो 4 आइलैंड पे बसा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया। तो सी ऑफ जापान से ये बाउंड्री लगाता है। और सी ऑफ ओखोटस्क याद रखेंगे, मतलब ओखोटस्क सागर किस किस के बीच में? रशिया और जापान के बीच में। ठीक, कुछ बातें और लिख लेते हैं। एआई की गहराई में क्या गोता लगाते हैं? टोक्यो। चलो पल कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। पहले ये वाला ही ले लेते हैं, ये, हाँ ये ले लेते हैं टोक्यो। टोक्यो के बारे में बात याद कर लीजिए। सिलिकॉन वैली कहते हैं जापान की। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली का मतलब है यहाँ पर बहुत बड़ा काम होता है जापान की। थोड़ा सा कलर और चेंज करना पड़ेगा ये, हाँ, जापान की सिलिकॉन वैली तो कहते हैं, जापान की सिलिकॉन वैली। ठीक है, दूसरी चीज कहते हैं नोगाया। नोगाया ही भी होगा, ये रहा, ये औद्योगिक राजधानी है, औद्योगिक राजधानी है जापान की। ठीक, यहाँ पर एक ओसाका होगा। ओसाका क्या है? जापान का मैनचेस्टर है। यहाँ पर सूती वस्त्र बनते हैं। ठीक, एक कोबे होगा, कोबे ये रहा देखो, सबको सबका सब कोबे क्या है? या जहाज निर्माण होता है, जहाज निर्माण। और अगर क्वेश्चन आने लगे कि जापान का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है? प्रमुख उद्योग है ऑटोमोबाइल, मतलब कार है। टोयोटा से लेकर मित्सुबिशी तक बढ़िया बढ़िया गाड़ियां ऐसी की हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय संयंत्र परिसर का किस कंपनी के
में उद्घाटन किया गया है। तो ये पीटीसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाई गई हैं भीतर। मैं क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट लाया हूँ, किसने किया ये नहीं लाया हूँ, लेकिन क्या क्या हुआ ये मैं आप लोगों को लाया हूँ। ये किसने किया? रक्षा मंत्री ने किया। रक्षा मंत्री कौन है हमारे इस समय में? रक्षा मंत्री है कौन? राजनाथ सिंह जी ने कराया। राजनाथ सिंह ने किस लिए किया है? कि जिससे एरोस्पेस मतलब रक्षा को मजबूत किया जा सके, टाइटेनियम का प्रयोग किया जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे पहला है। तो भारत का सबसे पहला, कुछ बातें लिख देते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे हम भारत का सबसे पहला। इस टाइप का संयंत्र है, ठीक। दूसरा किसके लिए? रक्षा के लिए है, रक्षा निर्माण के लिए। कहाँ पे लगाया गया है? देखो कहाँ पे लगाया गया है, पीटीसी इंडस्ट्रीज में। किस कंपनी के साथ मिलकर लगाया गया? कंपनी का नाम और लिख लीजिए, एरोस्लॉय टेक्नोलॉजी ने लगाया। अब ये एरोलॉय टेक्नोलॉजी किसकी है? पीटीसी इंडस्ट्रीज का ही हिस्सा है, मतलब इसकी दूसरी यूनिट है। चलिए, काम की बातें मैंने आप लोगों को सब बता दी कि लखनऊ में लगा है, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। एक हमने अब एंटीबायोटिक खोल दी है, एक एंटीबायोटिक हमने खोजी, और उस एंटीबायोटिक का नाम है, इसका नाम है नेफ्थ्रोमाइसिन। नेफ्थ्रोमाइसिन को याद रखेंगे, ये पूर्ण स्वदेशी है। कैसी है? पूर्णतः स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक है, ठीक है। पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक है। किसके लिए है ये? इसके लिए है प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण वाले रोगों के लिए, जैसे कि कैंसर और मधुमेह के रोगों के लिए, मतलब डायबिटीज़ और शुगर के पेशेंट के लिए बनाई गई है एंटीबायोटिक। पूर्णतः स्वदेशी बनाई गई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बनाई गई? शुगर के पेशेंट के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ एक जीन में परिवर्तन और खोजा हमने, जीन में परिवर्तन किया, जीन की एक और खोजी है जिसका नाम है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया, ये भी याद रखेंगे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में जीन थेरेपी में सफलता हासिल की। अब ये क्या है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ कहते हैं। ये रॉयल डिजीज़ इसलिए कहते हैं कि ये शाही खानदान में है। कौन सा शाही खानदान? शाही खानदान है किसका? ब्रिटेन की महारानी का, उनके हैं। तो इसका मतलब आनुवंशिक रोग है ये। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हीमोफीलिया कैसा है? हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक। इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। याद रखेंगे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, खून के थक्के नहीं जमते, ब्लड के थक्के नहीं जमते। अब थक्के नहीं जमेंगे तो क्या होगा? क्या होता है? देखो, लोगों को इसको बड़ा नेगेटिव समझते हैं, मैं इसको पॉजिटिव वे में बताता हूँ। पॉजिटिव क्या है? मान लीजिए आपके चोट लग गई, चोट लगने के बाद आपने देखा होगा छोटा सा खुरंट आ जाता है। खुरंट क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इसका मतलब जहाँ से भी आपका कटा है वो अपना आप सही हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। हालांकि ये ब्लड क्लॉटिंग शरीर के अंदर बनना खतरनाक है, बाहर बनना खतरनाक नहीं है। तो अब जो लोग हीमोफीलिया से पीड़ित होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनके ब्लड के क्लॉट नहीं जम जाते, और जब ब्लड के क्लॉट नहीं जम पाते तो वो क्या होते हैं? उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड उनका रुक नहीं पाता। याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, ठीक। ये नेफ्थ्रोमाइसिन जो बनाई है, ये बनाई है एक कंपनी है वॉकहार्ट ने। याद रखेंगे, वॉकहार्ट प्राइवेट कंपनी है। तो भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है, खास तौर पर कैंसर रोगी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत में कितने क्षेत्रों में बाध्यकारी ग्रीन हाउस उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य जारी किए हैं? तो 4 क्षेत्रों में क्या है, इन्होंने कहा है कि अगर हम 4 क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन को नियंत्रण कर लेंगे तो भारत में ग्रीन हाउस गैसेस का नियंत्रण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात कर लेते हैं क्या है ये, ठीक है। हाँ, तो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई? एक तो ऊर्जा में है, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है इस्पात। तीसरा क्या है? सीमेंट उद्योग। और चौथा क्या? परिवहन। इनमें हमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करना है। आप देखो, आपको बहुत बढ़िया बात करना है, उत्सर्जन कम करना है, जिससे भारत में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन को कमी आ सके। ग्रीन हाउस गैसेस है क्या? इनको ग्रीन हाउस गैसेस क्या कहते हैं? GHGs, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्या है ये? इनके बारे में बात करते हैं। पहले इनकी एक परिभाषा लिखते हैं, बहुत बढ़िया। ये गैस पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा को वायुमंडल में रोकती हैं और पृथ्वी को गर्म रखती हैं। देखो, पृथ्वी का गर्म होना स्वाभाविक हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम कर क्या रहे हैं? हम इधर आ जाइए। हम कर क्या रहे हैं? हम पृथ्वी को जबरदस्ती गर्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। तो अर्थ ये है, अर्थ के ऊपर ये ग्रीन हाउस गैसेस का एक चैम्बर सा बन जाता है और वो बिल्कुल ही ऊष्मा को जाने नहीं देता है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होती है, लगातार पृथ्वी बढ़ती चली जाती है। इसलिए ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कम करने की बात करते हैं। कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करो, जिससे पृथ्वी ही उतनी ही तापमान बना रहे जितना जरूरी है। अब पृथ्वी का औसत तापमान किसी को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का औसत तापमान रखना है हमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहाँ तक रखना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है औसत तापमान, ठीक है। क्लियर हो रही बात? तो ये समझ लीजिए, ये गैसेज है। ये गैसेज नुकसानदेह भी नहीं है पहाड़ों पर या ठंडी जगह पर। पहाड़ों पर या ठंडी जगह पर आप कोई भी सब्जी जो गर्म जगह पे होती है वो उगा सकते हो। कैसे? सब्जी या फसल उगा सकते हो। कैसे भाई? देखो, आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि जब आप कहीं जाते हैं ठंडी जगह पर, वहाँ पर बड़े बड़े पन्नी पॉलीथीन वाले पूरे खेतों को घेरे हुए जगह मिलती हैं। वो क्या है? वो यही हैं कि आपको ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर हम जो है इस ग्रीन हाउस गैसेस को इसके अंदर भर के यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर जिससे वहाँ पर जहाँ पर ठंडी जगह है वहाँ पर भी गर्मियों में वाली चीज़ें हमें मिल सकें। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनके नाम लिखवा रहा हूँ वो लिख लीजिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन क्या है? नेचुरल गैस भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH4। लिख लेना भैया, ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तीसरी है जल वाष्प, इस पे यही कंफ्यूज होते हैं। जल वाष्प, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है, इनको याद रख लेंगे, ठीक। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे समझा दिया। अभिनेता असरानी का पूरा नाम क्या है? ये चले गए साहब, गोवर्धन असरानी नाम था इनका, ये चले गए हैं। इनकी मृत्यु हो गई, 80 साल की उम्र में हुई है। और 84 साल की उम्र में मृत्यु हुई है। और बड़े हास्य कलाकार आप लोगों ने, इनका बड़ा अच्छा सा डायलॉग है कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, ठीक है, याद करना।
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये रहे। असरानी बहुत अच्छे अच्छे किरदार इन्होंने निभाए, लेकिन आज नहीं है हमारी दुनिया में, चलेगा ये, इस दुनिया को छोड़ गई है। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले आप लोगों से। क्या है ये? राजनाथ सिंह ने तेजस LCA-MK-1A का तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया है इसका? है नासिक में किया है। कहाँ किया? नासिक में। इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं तेजस है क्या। तेजस की कोई पहली यूनिट नहीं है ये, तेजस की कोई पहली यूनिट नहीं है ये, ठीक है। तेजस की हमेशा यूनिट बनी रही है। जैसे कि अगर हम तेजस के बारे में बात करें तो तेजस की पहली यूनिट नहीं है, तेजस पहले से ही आ रहा है। अब तेजस है क्या पहले देख लीजिए। तेजस, तेजस हल्का लड़ाकू विमान है, भारत का स्वदेशी है, हल्का लड़ाकू विमान है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसने बनाया है ये? HAL ने बनाया है, HAL ने बनाया, ठीक है। इसको कहते हैं हम AI की गहराई में गोता लगाना। अब हम आपको AI की गहराई में गोता ले आते हैं। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से 1940 में, हाल की स्थापना बता रहा हूं, 1940 में, ठीक है, 1940 में बालचंद हीराचंद ने स्थापना की थी। और 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, ये सरकारी हो गई, ठीक है, लिमिटेड हो गया। अब क्या कार्य करती है ये? रक्षा से संबंधित उपकरण बनाती है, डिफेंस है, चाहे DRDO है ना, वैसे ही है। कौन से? खास तौर पर हवाई जहाज टाइप के, एयरफोर्स टाइप के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 5वां संस्करण। भैया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। राजस्थान में होगा। कहाँ होगा? राजस्थान में। इससे पहले हरियाणा में हुआ था, अब कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। बस आपको हरियाणा छोड़ दिए, राजस्थान याद रखना है, ठीक। अगली किताब, एक किताब आई है बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड नामक बुक किसने लिखी है? द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड नामक किसने लिखी है? T शिवानंदन ने लिखी है। ये किस लिए लिखी है? ये पौराणिक कथाओं पर है, पौराणिक कथाओं पर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कटी बिहू, बिहू कहाँ का? असम का है। फेस्टिवल कहाँ का? असम का है। कटी बिहू कहाँ का है? असम का है, तो ये असम याद रखना, ठीक। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी AI की तरफ ले चलें, थोड़ी सी बातें याद करते हैं। 2 प्रकार के डांस होते हैं, एक होता है क्लासिकल डांस जिसको कहते हैं शास्त्रीय नृत्य, एक होते हैं लोक नृत्य। दोनों में अंतर बता देता हूँ। शास्त्रीय नृत्य क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य लगध मुनि के, याद रखेंगे, लगध मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णन, ठीक। लगध मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णन, टोटल 8 हैं। देखो सुनते रहना। सबसे पहले है मोहिनीअट्टम, नंबर 2 भरतनाट्यम, दोनों TN में, TN मतलब तमिलनाडु। नंबर 3 कथकली, कहाँ पर? केरल, याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। नंबर 4 है कथक, कथक कहाँ है? UP का है। नंबर 5 है
क्षत्रिय, क्षत्रिय किसका? असम का। इसी से क्वेश्चन बनते हैं। कुचिपुड़ी, अंधे आदमी कुछ कच्ची पूड़ी सेकते हैं, कुचिपुड़ी, तो अंधे आदमी कैसे हो गया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक। सातवां मणिपुरी, कहाँ का? मणिपुर का। 6 तो 8, कौन सा रह गया है? मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली 3, 4 कथक, क्षत्रिय असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मणिपुरी मणिपुरी, और एक और है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। तो ये याद रखेंगे 7। 8, अब दूसरे तरीके के डांस आते हैं, जैसे कि बिहू। बिहू ये क्या है? लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य। जैसे पंजाब का क्या? गिद्धा, पंजाब, और पंजाब का दूसरा भांगड़ा, पंजाब। कालबेलिया राजस्थान, बिहू असम। ठीक। और डांडिया गुजरात। ये सब लोक नृत्य हैं जो पब्लिक में फेमस है। अब मुझे लगता है डांस से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ नहीं दिक्कत करेगी। स्टैटिक जीके का पोर्शन है, एआई की गहराई से निकलो और आगे बढ़ते हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया कल, 21 अक्टूबर को मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। क्यों मनाया जाता है? एक घाटी थी 1959 में लद्दाख की। कहाँ की? लद्दाख की। लद्दाख की हॉट स्प्रिंग घाटी में भारतीय पुलिस वालों पर चीन ने हमला किया। वालों पर चीन ने हमला किया था। और पहली हिंसक घटना थी ये चीन की तरफ से। और इसके बाद क्या शुरू हो गया? 1962 का भारत चीन युद्ध। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इन पुलिस वाले जो इसमें शहीद पुलिस वाले हुए थे उनकी याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, योर चैनल द लर्निंग अड्डा। भैया आप लोग इसको ज़रूर आगे बढ़ाइए, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ। और हाँ, जिसको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।